हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो आपके हैं एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है ना। यह सिर्फ 8th क्लास के लिए ही नहीं है बल्कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही कामयाबी है, चूँकि कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस तरह के क्वेश्चन को याद किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ मैं जानता हूँ कि इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को मैं बतलाता हूँ, है ना। इन चीज़ों से आप भली भांति परिचित होंगे कि एक क्वेश्चन ही नहीं बताई जाती है बल्कि ऑप्शन का भी उत्तर दिया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसे अच्छी तरह से देखें, गंभीरतापूर्वक देखें और अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। कमेंट में लिख दीजिए कि किस तरह की वीडियो लगा, ठीक है ना, और किस तरह की और वीडियो चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, कैसे क्या करनी चाहिए, है ना। आप अपनी राय कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमने पूर्ण कर दिया था 8th क्लास का, संविधान चैप्टर। आज है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। ठीक है ना। इस तरह से हम जैसे ही मेरा छुट्टी अगर मिलता है, ठीक है ना, जब क्लासेज बंद रहती है कोचिंग, तब तक मैं इस तरह से प्रत्येक दिन एक चैप्टर को मैं समाप्त कर दूँगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है मित्र वह कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान से देखिए मित्र के मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। रेड पेन की ज़रूरत है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मित्र मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। रूस से क्या लिया गया है मित्र? रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है ना। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ था, वहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है मित्र? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है, जो राज्य में राज्यपाल होता है ना, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। और अगर मैं बात करूँ तो सशक्त केंद्र, है ना। सशक्त मतलब होता है बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, है ना, और मजबूत होनी चाहिए। जो केंद्र होता है, सेंट्रल सरकार होती है, वो चीज़ होता है, ठीक है ना। और अवशिष्ट शक्ति केंद्र में ही निहित होना चाहिए, है ना। जो शक्ति है, मेन शक्ति है, वह केंद्र में रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर मैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान की मैं बात करूँ तो संविधान शोषण की प्रक्रिया तो आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है, ठीक है। और जो उच्च सदन के जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, वो भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है ना। मुख्यतः आमतौर पर पूछी जाती है एग्जाम में कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और राज्यों का जो राज्यपाल जो होता है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, मुख्यतः याद रखिए। और उसके याद रखिए कि मौलिक कर्तव्य जो है उसे कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया ही गया है, ठीक है ना। जब अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग कितना में रखा गया है? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो फिर प्रश्न उठता है कि बताओ कि भाग 4 में क्या रखा गया। तो देखो भाग 4 में जो रखा गया है, मौलिक कर्तव्य को नहीं रखा जा सकता है, रखा गया है नीति निर्देशक तत्व को। किसको रखा गया है? नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है भाग 4 में। किस में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 36 से 51 बोल सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है। और मैं बात करूँ भाग 4 का, ठीक है ना। प्रश्न उठता है कि तो बताओ कि भाग 4 क में क्या रखा गया। तो मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। तो फिर बताओ कि भाग 20 में क्या रखा गया है। अरे भाई, भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, वो भाग 20 में रखा गया है हमारे भारतीय संविधान में। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और भाग 20 में रखा गया। तो आम तौर पर तो बार बार बताता है यार कि कभी दक्षिण अफ्रीका से हमारा संविधान जो है से ये कानून लिया गया है, तो कभी कनाडा से लिया गया, कभी रूस से लिया गया है, तो कभी अमेरिका से लिया गया है, तो कभी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो कभी ब्रिटिश से लिया गया है। तो इस तरह से मतलब हमारा संविधान जो है से कितने कितने देशों से लिया गया है यार। हाँ, तो यह लगभग 60 देशों से हमारा जो प्रावधान है वह लिया गया है, ठीक है ना। 60 देशों के संविधान से आप मतलब पढ़ा गया था, देखा गया था कि आप में क्या है, ठीक है ना। तो उनमें से जिस देश का अच्छा लगा संविधान कि हमारे देश में ठीक रहेगा ये कानून, तो उस कानून को एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है ना। एक्सेप्ट 60 देश से तो नहीं किया गया है, लेकिन 60 देश का संविधान पढ़ी गई थी,
कि किस तरह से नीति नियम है, और उनमें से जिस जिस देश में अच्छा लगा उस देश से एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ऐसा बात है, अर्थात तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे देश का संविधान बहुत बड़ा रहा होगा। हाँ बिल्कुल है, हमारे देश का जो संविधान है ना, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। तो हमारा इस तरह के क्या इस ऐसा भी देश है जहाँ पे अलिखित संविधान है? बिल्कुल है। ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो वहाँ तो अलिखित संविधान है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे यह बतला सकते हैं कि से विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ बना था? जरूर बतला सकते हैं। यह तो अमेरिका में बना था। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान तैयार हुआ था ना, क्योंकि जब अमेरिका आज़ाद हुआ था तो फिर कब आज़ाद हुआ था? 1776 ईस्वी में। और जैसे ही 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रताएं मिली, उसके बाद संविधान बनाने का कार्य 1787 ईस्वी में हुई। तो फिर पूर्ण कब हुआ था? 1789 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 1789 ईस्वी में वहाँ पूर्ण हो गई थी। तो इस तरह से बात है मित्र। भाग 20 में क्या रखा गया था? हाँ, तो संविधान संशोधन। तो क्या यह अनुच्छेद में भी है क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया? बिल्कुल अनुच्छेद में है। अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो फिर प्रश्न उठता है कि आपने तो इन सब चीज़ों को बतला दिया, तो फिर अगला प्रश्न की ओर चलना चाहिए तुम्हें। जरूर चलूँगा। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितना में रखा गया है? तो देखिए, मौलिक अधिकार की प्रक्रिया जो है इसे संविधान का अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में रखा गया है। तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 इसका रेंज है। तो आप तो 12 से 35 बतला दिए मित्र, लेकिन 1 से शुरुआत किसका होता है? तो 1 से 4 तक तो इसका संग्रह क्षेत्र का होता है ना। तो फिर 5 से 11 किसका होता है? ये तो 5 से 11 तो ये नागरिकता का अधिकार दी गई है। तो फिर 12 से 35 ये तो हमने तुरंत बतलाया कि मौलिक अधिकार दिया गया है। अच्छा, तो फिर 36 से 51 किसका है? तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 नीति देशक तत्व का है। तो फिर 51 के क किसका है? तो 51 के क तो मौलिक कर्तव्य का है। तो फिर अनुच्छेद नंबर 5 से 11 किसका है? देखिए, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 अभी तुरंत हमने बतलाया कि यह नागरिकता का अधिकार दी गई, ठीक है। तो फिर 51 के बाद तो इधर अब राष्ट्रपति का पद आ जाता है 52, ठीक है ना। उनके 53 में कार्यक्षम शक्तियाँ आ जाती है, 54 में निर्वाचन आ जाता है। तो इस तरह से बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति की अगर हम चैप्टर को जब डिटेल में बताते रहेंगे तो फिर वहाँ पर हम बतला देंगे राष्ट्रपति का मुख्य मुख्य बातें। आर यू अंडरस्टैंड? देखिए, मौलिक अधिकार की संख्या भारतीय संविधान में कितना है? तो मौलिक अधिकार की संख्या वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार की संख्या जब हमारा संविधान बनी थी उस वक्त 7 था, ठीक है ना। लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अनुच्छेद नंबर 31 में था, संपत्ति के अधिकार को हटा करके, क्योंकि यह मौलिक अधिकार है पहले था, तो संपत्ति के अधिकार को हटा करके अनुच्छेद नंबर 300 के क में रख करके एकमात्र एक कानूनी अधिकार रह गया। कौन कानूनी अधिकार रह गया? संपत्ति का अधिकार रह गया। तो मौलिक अधिकार को हटाया क्यों गया यार? क्योंकि संपत्ति को अधिकार को अगर रहता मौलिक अधिकार में तो जनता मांग करता कि हमको ये ज़मीन चाहिए, हमको रहने के लिए नहीं है ये सब चीज़, तो सरकार कितना मुहैया करवाती ज़मीन सभी लोगों को, रजिस्ट्री कितना करवाता। हाँ, सरकारी ज़मीन पर आप रह सकते हैं, कुछ समय के लिए रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं किया जाएगा। लेकिन आप कहिए कि हमारे नाम कर दीजिए, तो ये तो कितने लोगों को करवाई जाएगी? इस तरह से तो जनता बहुत सारे सभी लोग आवाज़ उठा सकते हैं ना। इसलिए ऐसा महसूस हो रहा था कि से भारत पर तो ये तो खतरा हो जाएगी, तो इसीलिए संपत्ति को अधिकार को हटाया गया इन चीज़ों को बात को ध्यान में रखते हुए। हाँ, ठीक ही है। तो साथ ही बता दी। अच्छा, ये 11 और 10 का ऑप्शन का मतलब क्या है? देखिए, हमने बतलाया कि मौलिक अधिकार पहले 7 थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार के हटा दिया गया और अनुच्छेद नंबर 300 के कम में रख दिया गया, और यह हुआ एक कानूनी अधिकार रह गया। क्योंकि मौलिक अधिकार आता तो जनता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से मांग करती, हाई कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या होता है? यह मौलिक अधिकार का रक्षक होता है, ठीक है। और अगर लीगल अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार सिर्फ हो गया, तब तो यह प्रोसेस है। अगर मान लें कि ज़मीनी विवाद होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस कीजिए, उससे संतुष्ट आप नहीं है तो आप
हाई कोर्ट में केस कीजिए, उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आप केस कर सकते, ठीक है ना। हालांकि निचली स्तर तो ग्राम कचहरी होती है जो आमतौर पर विवादों को सुलझाया जाता है, जिसका हेड जो होता है सरपंच होता है, पंच मिल करके, है ना। ग्राम कचहरी में वो सरपंच जो आप जान ही रहे हैं, इस समस्या का निपटारा करवाई जाती है। सरपंच का पावर है कि आप 1000 रुपया तक आर्थिक दंड दे सकते हैं। तो इस तरह से आप समझिए कि एक स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण स्तर पर एक कोर्ट की भांति काम करती है ग्राम कचहरी। किस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? देखिए, मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आप इतना ही आप जानते हैं कि मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये भी बतला दूंगा कि मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। इंग्लैंड में एक व्यक्ति था, किंग जॉन, जिन्होंने मौलिक अधिकार से संबंधित एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिस दस्तावेज का नाम था मैग्ना कार्टा। इसलिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप समझ गए हैं कि किस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इंग्लैंड में कौन थे? एक व्यक्ति थे, किंग जॉन, जिन्होंने मौलिक अधिकार संबंधित एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, एक दस्तावेज दिया था, जिस दस्तावेज का नाम था मैग्ना कार्टा। इसलिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किया, किसने किया? किंग जॉन ने, इंग्लैंड के व्यक्ति थे। और दस्तावेज का क्या नाम था? मैग्ना कार्टा, इसलिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब भी देखिए मौलिक कर्तव्य, अब बात रही मौलिक कर्तव्य का, तो मौलिक कर्तव्य तो रूस के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद नंबर 51 के क में रखा गया है, क्योंकि संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, और इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को छोड़ लिया गया था। समझ गए ना? अनुच्छेद नंबर 51 के क में, चूँकि अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में तो नीति दर्शकत्व है और 52 से राष्ट्रपति का पद। तो प्रश्न उठा कि आखिर रखा कहाँ जाए, तो 51 के क में रख लिया गया, ठीक है ना। प्रारंभ में, हाँ इधर देखिए, संपत्ति का अधिकार, इसको तो हमने बतलाया है कि संपत्ति का जो अधिकार है, अनुच्छेद नंबर, हमारा जो मौलिक अधिकार था अनुच्छेद नंबर 31 से उठा करके अनुच्छेद नंबर 300 के क में रख दिया गया, एक कानूनी अधिकार के रूप में सिर्फ रख लिया गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम 2002 ईस्वी के तहत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद नंबर 21 के क में वर्णित कर लिया गया, ठीक है ना। तो जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक सभी बालक एवं बालिकाओं को मुफ्त में पढ़ने के लिए प्रावधान किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया था। और उसी समय एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था, जो कि मौलिक कर्तव्य की संख्या जो हमारा संविधान बना था उस वक्त 10 था, लेकिन अब 11 हो गया है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य दिया गया है कि सभी अपने बालक बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष तक के जितना बालक बालिकाएं हैं उनको पढ़ने के लिए भेजा जाए, ठीक है ना। यह माता पिता का यह कर्तव्य बनता है ना। चूँकि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में पूरे देश में इसीलिए लागू कर दिया गया था क्योंकि सरकार के द्वारा कहा गया कि बाल मजदूर अपराध है, और इसी की वजह से और इसी को ध्यान में रखते हुए 10 अक्टूबर 2006 ईस्वी को बाल मजदूर जो है ना अपराध घोषित किया गया, बाल मजदूर अधिनियम बनाई गई, ठीक है ना, कि 14 वर्ष तक के नीचे के बालक को होटल दुकानदार या किसी ऐसे जगह पर काम नहीं करवाया जाए जिससे उनकी पढ़ाई में क्षति हो रही हो, ठीक है ना, पढ़ नहीं पा रहा हो। तो इस तरह से अधिनियम बनी थी, ठीक है ना। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कितना था मौलिक अधिकारों की संख्या? 7 था।
और 10 तो अब जानते हैं कि इसे मौलिक कर्तव्य की संख्या था प्रारंभ में, और अब हो गया कितना, 11 हो गया। और अब हो गया है मौलिक अधिकार की संख्या 6, और पहले कितना था, 7 था। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसे दिया गया है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया। आपको बताया था कि मौलिक अधिकार का संरक्षक माना गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, बिल्कुल। मौलिक अधिकार के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना होता है। न्यायपालिका के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना नहीं, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना नहीं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मेन इसका उद्देश्य माना गया है। इस चीज को आप समझ गए। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर जो 17 है वह छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है ना, विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? और मैं बात करूँ अनुच्छेद नंबर 15 की, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अर्थात कह सकते हैं कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद नंबर 15 में कही गई। और अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद नंबर 16 की, तो उसमें लोक नियोजन की बात कही गई है। और अगर हम अनुच्छेद नंबर 17 की बात कहें तो अस्पृश्यता का उसमें अंत किया गया है, जो कि ये प्रश्न में दी गई थी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 17। और अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद नंबर 18 का, तो इसमें तो उपाधियों का अंत किया गया है। जितना हालांकि अवार्ड दिया जाता है ना, ये सब अनुच्छेद नंबर 18 के तहत दिया जाता है, जो कि पद्म विभूषण ये सब जो पुरस्कार सब होता है ना, अनुच्छेद नंबर 18। तो उपाधियों का अंत इसमें है, तो 18 में। तो ठीक मानने की जरूरत नहीं, चूँकि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, तो सी ऑप्शन राइट। समझे कि नहीं? आगे चलते हैं। समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार, तो देखो मित्र, समानता का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद नंबर 14 से 18 में दिया गया। समझ गए कि नहीं? 14 से 18 में समानता का अधिकार। आप जानते हैं कि नागरिकता का अधिकार जो है सब 5 से 11 में है, और ये 5 से 9 तक रेंज दी गई है। अनुच्छेद नंबर 9 से 13 की मैं बात करूँ तो आप जानते हैं कि नागरिकता का अधिकार 5 से 11 में है, तो कुछ नागरिकता में आ जाएगा और कुछ इधर मौलिक अधिकार में आ जाएगा। चूँकि मौलिक अधिकार का रेंज कितना है, 12 से 35 है, तो कुछ आ ही जाएगा। मैं बात करूँ अनुच्छेद नंबर 17 से 21 का, तो समान मौलिक अधिकार के अंतर्गत यहाँ ही जाएगा। चूँकि समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18 है, और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, और 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और 29-30 जो है से क्या बोल सकते हैं, अल्पसंख्यकों के लिए जिसे बोल सकते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ 31 का, तो 31 में तो आप जान ही रहे हैं कि संपत्ति का अधिकार था, और उससे हटा करके अनुच्छेद नंबर 301 में कर दिया गया, एक लीगल अधिकार मतलब कानूनी अधिकार रख दिया गया है। तब ये समझिए कि अनुच्छेद 31 जो है से रिक्त मानी जाएगी। और अनुच्छेद नंबर 32 से 35 की मैं बात करूँ तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग पहचानना है, तो अनुच्छेद नंबर 14 ये तो समानता के अधिकार में आएगा। अनुच्छेद नंबर 15 समानता के अधिकार में, अनुच्छेद नंबर 16 समानता के अधिकार में, अनुच्छेद नंबर 19 स्वतंत्रता के अधिकार में। तो तीनों समानता का अधिकार है, बल्कि यह क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए डी जो है ना भिन्न वर्ग में आ जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 19 है, अनुच्छेद नंबर 20 है, अनुच्छेद नंबर 21 है, अनुच्छेद नंबर 22 है। तो अनुच्छेद नंबर जो 19 होना चाहिए, ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित होना चाहिए। समझिए कि नहीं? अनुच्छेद नंबर जो 19 होता है
और प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। और अनुच्छेद नंबर 20 किस में हो सकता है मित्र? तो अनुच्छेद नंबर 20 आप जानते हैं किस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद नंबर 21 भी जो है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ही जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। और आजकल जो शादी विवाह भी सब चीज जो हो रहा है, आपको शादी विवाह करने का भी अधिकार दिया गया अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ही। अनुच्छेद नंबर 22 जो है से ये भी क्या है, यह है स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आ जाता है। समझिए कि नहीं समझ गए? तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। समझ गए ना? अब चलते हैं हम अगला पेज की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो मौलिक अधिकार नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता भी तो दी गई है, व्यवसाय करने का भी अधिकार है, हड़ताल पर जाने का अधिकार तो नहीं है मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। धर्म का अधिकार है कि आप कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो सकता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 24 है। तत्काल देखिए अनुच्छेद नंबर 17 जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता जो छुआछूत जो होती थी, इससे उससे करंट लगता था, ठीक है ना। पहले की स्थिति एक ऐसा था मित्र कि कमर में बांध दिया जाता था झरुआ और मूड़ी में बांध दिया जाता था हड़िया, ताकि थूके भी तो ज़मीन पर नहीं जाए और हड़िया में ही जाए, और अगर चले भी तो पीछे से बढ़ने से बहरहाल चल जाए, ठीक है ना। चूँकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वे चाहते थे कि से उनकी जो जैसे जा रहे हैं उसका जो जाने की जो रास्ता है उस पर पैर न चल जाए, क्योंकि हम छुआ जाएंगे। न जाने कितना छूत लगता था। अरे भाई तुम भी धरती पर लग रहे हो, हम भी धरती पर रह रहे हैं। अगर इतना ही छुआछूत लग रहा है तो फिर पूरा धरती छुआ गया है, तो कहा लगी धरती पर है, धरती से चल जाओ साथ दूसरे जगह। अजीब से ढंग होता है यार, क्या कहा जाए, है ना, करंट मार रहा है इसी को। अनुच्छेद नंबर वो जो 19 होता है, अनुच्छेद नंबर क्या होता है, 19 होता है। यह जो है ना स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 23 क्या है? अनुच्छेद नंबर 23 में अनुच्छेद नंबर 23 यही है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ही आ जाता है, जैसे मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का प्रतिरोध, ठीक है ना। मानव का जिसके साथ दुर्व्यवहार आप नहीं कर सकते, इसको आप कहीं से कहीं आप बेच भी नहीं सकते मानव का, ठीक है ना, इस तरह से बात। अनुच्छेद नंबर 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें से बच्चों को आप शोषण नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं को आप होटल पर नहीं रख सकते, किसी कंपनी में नहीं रख सकते, कहीं काम नहीं करवा सकते, पढ़ने के लिए उसे भेजा जाए। मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ठीक है ना। 11 नंबर के प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए कि बालक बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं को पढ़ने के लिए भेजा जाए। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो, ठीक है ना, ये बात कही गई। भारतीय संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा के अंदर आपको ले जाना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके सामने ले जाना होगा 24 घंटा के अंदर पुलिस को। अगर नहीं ले जाता है तो पुलिस पर भी कार्रवाई होगी और पुलिस को यह जवाब देना पड़ेगा कि आपने 24 घंटा से ज़्यादा आपने क्यों रखा। 24 घंटा से ज़्यादा अगर रखना है तो फिर इजाज़त लेनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि हमें और थोड़ा पूछताछ करनी है, इसलिए और समय लग सकती है, ठीक है ना। इसीलिए रखा, आप जा सकते हैं, नहीं तो ऐसे वरना आप नहीं लग सकते हैं, ठीक है ना। 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। आने जाने के रास्ता को काट करके 24 घंटा मानी जाती है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, कि धर्म की स्वतंत्रता के अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता? धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद नंबर जो 25 है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। समानता के अधिकार की अगर मैं बात करूं, समानता के अधिकार, तो ये समानता का अधिकार जो है, तो समानता का आप जानते हैं कि इसे अनुच्छेद नंबर 14 से दिया गया है, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार तो है, ठीक है। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता दिया गया है, आप जानते हैं कि 29-30 में दिया गया है। और समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से है ना 18 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है?
तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो अनुच्छेद नंबर अगर मैं 32 की बात करूँ तो इसमें, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 32 से 35 तक क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो मान सकते हैं आप कि अनुच्छेद नंबर 32 है जो संविधान के उपचारों का अधिकार दिया गया। संपत्ति के अधिकार, अनुच्छेद नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद नंबर 300 में रख दी गई। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब समाप्त कर दिया गया? संविधान में 44वां संशोधन हुआ था 1978 ईस्वी में, तभी समाप्त कर दिया गया था संपत्ति को अधिकार को, और मौलिक अधिकार से समाप्त किया गया है, न कि संविधान से किया गया है, मौलिक अधिकार से किया गया है। और वह अनुच्छेद नंबर 300 में रख दिया गया है, जिसको एक सिर्फ कानूनी अधिकार का रह गया है। समझे कि नहीं? संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या हो सकता है? संपत्ति का अधिकार जो है मित्र, वह एक कानूनी का अधिकार सिर्फ रह गया है। समझ गया ना? मौलिक अधिकार से तो इसे हट गई और कानूनी अधिकार में रह गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो वह रख लिया गया है मित्र अनुच्छेद नंबर 300 के। अब चलते हैं हम अगला पेज की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को, मूल कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखो मित्र, मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार लिया गया है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, जिसको USSR कहा जाता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बोला जाता है। ठीक है ना पूरा नाम। तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था किया गया है। और यहाँ से एक और बात याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य में का जो व्यवस्था है वह तो USSR से लिया ही गया है, रूस से। ठीक है ना, जिसको वर्तमान में रूस कहा जाता है ना, सोवियत संघ से लिया गया है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो शब्द आप प्रस्तावना में देखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है ना, संपूर्ण समाजवादी राज्य क्या बोल देता है, हम भारत को लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार। ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो विचार हैं, ये जो शब्द है, यह भी कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ रूस से ही लिया गया। अगर मैं बात करूं आयरलैंड का मित्र, तो आयरलैंड से आप जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो चुनाव होता है, उस तरह की जो रीति है वह लिया गया है भी आयरलैंड के संविधान से। और मैं बात करूं कि जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वो भी लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या चीज़ लिया गया है? आयरलैंड से राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है, वो लिया गया है। और आयरलैंड से लिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व भी लिया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन करने की रीति भी आयरलैंड से ही लिया गया है। ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो ब्रिटेन जो है हमारा संविधान ब्रिटेन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता और संसद व विधानमंडल की प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया, इस सब कहाँ से लिया गया है मित्र? इस सब लिया गया है ब्रिटेन से। और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, सब वही बतला देंगे। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो यार ऑस्ट्रेलिया का आप जानते हैं कि प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है ना। मैं प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? वह तो ऑस्ट्रेलिया से भाषा लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि कहाँ से लिया गया है। एक और चीज़ अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है जैसे समवर्ती सूची होता है ना, समवर्ती सूची तो आप जानते हैं, तो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। ठीक है ना, तो लेकिन केंद्र सरकार अगर बना देती है तो केंद्र सरकार का ही पालन करना पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना के भाषा भी लिया गया है और समवर्ती सूची की व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और शक्तियों का जो विभाजन होता है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही ये बात कही गई है। ठीक है ना, तो इस बात की ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है,
और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची की व्यवस्था किया गया है, और शक्तियों का जो विभाजन है वह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समझे ना बात के। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था? तो मूल कर्तव्यों को किस वर्ष किया गया था? तो मूल कर्तव्य को संविधान में 42वां संशोधन हुआ था 1976, उसी के द्वारा किया गया था। समझ गए कि नहीं? 44वें संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और मौलिक है ना, और एक सिर्फ लीगल अधिकार रह गया, सिर्फ कानूनी अधिकार के रूप में रह गया संपत्ति का अधिकार, ऐसी व्यवस्था हो गई। ठीक है, 1956 ईस्वी की व्यवस्था वही है जो कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो यह शायद 7वां संविधान संशोधन हुई थी 1956 में, जिसकी वजह से 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है ना। 1992 से 93 ईस्वी की मैं बात करूँ तो यह तो पंचायती राज से संबंधित व्यवस्था है, नगर प्रशासन से संबंधित व्यवस्था है। ठीक है ना। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। समझ गए ना, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 44वां संविधान संशोधन बता ही दिए, 7वां बतला ही दिए कि 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 के लिए है, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। और 44वें संविधान संशोधन की बात की अगर मैं बात करूँ तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही व्यवस्था किया गया है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन, लेकिन 44वां में संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो 44वें संविधान संशोधन में भी व्यवस्था किया गया। समझ गए कि नहीं? और 40वां अभी हमको ध्यान में नहीं है। ठीक है ना, तो आगे चलते। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकता के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक अधिकार निश्चित किए गए थे? 10 थे पहले। ठीक है ना, कितना था? 10 था। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो अभी 11 हो गए हैं। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो मौलिक कर्तव्य तो सही व्यक्तियों के लिए है कि सभी नागरिकों के लिए है कि केवल गैर नागरिकों के लिए है, केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए? तो सभी सिटीजन के लिए है। तो आप सभी नागरिकों के लिए कह रहे हैं और सही व्यक्तियों के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति का मतलब होता है कि देश के अंदर जितना जो रह रहा है वो सब व्यक्ति होता है, और नागरिक का मतलब होता है कि जिसका यहाँ पे जिसका जन्म हुआ है, जिसका सारा चीज़ बन गया है, वोटर कार्ड बन गई है, पहचान पत्र बन है ना, आधार कार्ड, ये सब चीज़ बन गई है। कहने का मतलब यहाँ जिनका नागरिकता प्राप्त रहता है उसी को ना आप कहिएगा मौलिक कर्तव्य के मानने के लिए, कि कोई भी घूमने आ गया तो उसका मौलिक कर्तव्य है ना। तो इस तरह से बात है, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति अगर घूमने भी आ जाते हैं, अगर देश के अंदर है तो व्यक्ति में आ जाएंगे, और नागरिकता का मतलब होता है कि यहाँ प्रॉपर रह रहे हैं, नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उनके लिए कर्तव्य बनता है। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं किया गया है मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने के लिए। ठीक है ना। कुछ विषय हाँ, हालांकि कुछ अगर ऐसा करता है तो सजा दे सकता है, उस तरह से है ना, बोल सकते हैं, लेकिन उस तरह से अभी दंड की व्यवस्था उतना नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद नंबर 51 के का व्यवस्था किया गया। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद नंबर 54 में क्या है? निर्वाचन है राष्ट्रपति का। अनुच्छेद नंबर 61 में क्या है? 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। मेरे पैर में तो झुनझुनी भर जा रहा। समझ गया कि नहीं समझ गया? कहाँ तक बता दिए थे? प्राथमिक शिक्षा के अधिकार अधिनियम संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के क्रम में शामिल कर लिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये सब चीज़ हुआ था। 42वां बतला ही दिए कि 42वां संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद नंबर 51 के क्रम में रख लिया गया। और 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा भारत को समाजवादी राज्य भी घोषित किया गया था। ठीक है ना। और धर्मनिरपेक्षता शब्द को भी अपने संविधान में लाया, प्रस्तावना में व्यवस्थित किया गया, समाजवादी राज्य को भी है ना, अखंडता को भी।
और 44वां संविधान संशोधन आप जानते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के क्रम में रख दिया गया, जिसको सिर्फ कहते हैं कि कानूनी अधिकार है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है, जो 1992 ईस्वी में अधिनियम बना और 93 में लागू हुई थी। ठीक है ना। प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को पूरे देश में कब लागू कर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को पूरे देश में लागू कर दिया गया था मित्र 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को। 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है ना, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षा अधिकार अधिनियम बनी थी। 1985 ईस्वी की मैं बात करूं तो इसमें तो दल बदल कानून की व्यवस्था किया गया था, जो अनुसूची नंबर 10 को जोड़ दिया गया था। ठीक है ना। संविधान में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। सूचना के अधिकार पूरे देश में कब लागू कर दिया गया था मित्र? तो सूचना के अधिकार जो है से पूरे देश में लागू कर दिया गया था 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी में। ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। 1990 ईस्वी मित्र राजस्थान में यह आंदोलन शुरू हुआ था सूचना के लिए, सूचना के अधिकार के लिए, और 2000 ईस्वी में राजस्थान सरकार ने लागू कर दी इस बात को, और उस अंततः 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो इस तरह से भी खत्म हुआ। अब चलते हैं अगला पेज, अंतिम बच रहा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो भारतीय संविधान में जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है मित्र, वह लिया गया है आयरलैंड से, जो कि हम पहले बतला दिए थे। ठीक है ना। अब ब्रिटेन से ने बतलाया था कि ब्रिटेन से क्या लिया गया था, संसदीय प्रणाली भी लिया गया था, संसदीय विशेष अधिकार होता है, एकल नागरिकता होता है, और जो विधानमंडल और संसदीय व्यवस्था है वो सब कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। समझिए कि नहीं बात? तो ऑस्ट्रेलिया से भी हम आपको बतलावे किए थे, है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और फ्रांस का मुझे ध्यान नहीं है इस सब चीज़ का कि लिया भी गया था या नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया है मित्र? तो नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में रखा गया, चूँकि भाग 1 में तो हो गया है आपका संघ राज्य क्षेत्र हो गया। ठीक है ना। कितना राज्य रहेंगे, कितना केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, है ना, ये सब चीज़ के बारे में। और भाग 2 में रखा गया है या नागरिकता के अधिकार को। ठीक है ना। भाग 1 में रखा गया संघ राज्य क्षेत्र को, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। भाग 2 में रखा गया नागरिकता के अधिकार को, जो कि 5 से 11 में आता है। भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकार को, जो कि 12 से 35 में आता है। भाग 4 में रखा गया नीति निर्देशक तत्व को, जो कि 36 से 51 में आता है। और भाग 4 के क अगर रहता तो उसमें मौलिक कर्तव्य को रखा गया है, जो अनुच्छेद 51 के क में आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है मित्र? किस अनुच्छेद में किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख? तो वह किया गया है मित्र, अगर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख की बात करूँ तो 36 से 51 देख लीजिए, कहीं है डी ऑप्शन। 12 से 35 में मौलिक अधिकार, 5 से 11 में नागरिकता का अधिकार, और 1 से 4 में संघ राज्य क्षेत्र। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में जो कल्याणकारी राज्य है उसका आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक तत्व में। तो कल्याणकारी राज्य तो नीति निर्देशक तत्व में ही कहा गया है, जो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में है। 42वें संविधान संशोधन के बारे में आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया। ठीक है ना। मूल अधिकार तो आप समझ ही रहे हैं, वो सब चीज़ बताए हुए किए थे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। तो समान काम के लिए समान वेतन जो है ना, राज्य के नीति सिद्धांत का ही एक अंग है। समझे कि नहीं समझ गए? तो मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में, सबके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान को आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान के आत्मा प्रस्तावना कहा गया है। भारतीय संविधान का जो कुंजी है वो भी प्रस्तावना को कहा गया है। ऐसा न समझे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा गया है, जनक कहा गया है, और आधुनिक मैन कहा गया है। सब और प्रश्न आता है कि संविधान को किसने बनाया? तो भीमराव अम्बेडकर नहीं बनाए थे, संविधान सभा ने बनाया था। तो संविधान सभा में तो सभी लोग थे, भीमराव अम्बेडकर भी थे, तो मिलकर बनाए थे। ठीक है ना, कोई स्पेशल बात नहीं बनी थी। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख
किया गया है। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद नंबर 50 में आ जाएगा, ठीक है ना, जो कि न्यायपालिका से कार्यपालिका का अलग करने की बात कही गई है। क्योंकि अगर न्यायपालिका के साथ अगर कार्यपालिका रहेगी तो न्याय किसी को दिलवा नहीं पाएंगी, इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अगर संवर्धन की मैं बात करूं तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 51। अनुच्छेद नंबर 51 में जो है राज्य के जो अंतर्राष्ट्रीय शांति होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, इतना, ठीक है ना। संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्य का प्रतिबिंबित करता है? कि भारतीय संविधान को जब बना रहे थे उसका मस्तिष्क कैसा था, ठीक है ना, और उनका उद्देश्य क्या था, वह पता चलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है और प्रशासनिक सिद्धांत भी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी। तो इस तरह से 41 मिनट का वीडियो में सारा हमने कवर कर लिया मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य चैप्टर। समझिए कि मौलिक अधिकार भी था, मौलिक कर्तव्य था और नीति निर्देशक तत्व था, कि हमने तीनों चैप्टर से हमने क्वेश्चन बना लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते रह जाइए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाइए। सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा टेलीग्राम पर, और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन हो जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्विज भी होती है और PDF मिलती है, ठीक है ना। टाइपिंग करवाऊँगा तो उसके बाद PDF दे दूँगा आंसर की के साथ। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब अगर नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमारे वीडियो को प्रतिदिन देखते हैं तो आपको मैं मजबूर कर दूंगा करने के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल अपनी जो पढ़ा रहा हूँ उसकी भावनाओं से, ठीक है ना, आपको तरस आएगी कि मुझे करना चाहिए, ठीक है ना। हम बेकार कर रहे हैं इस चीज़ को, आपका मन नहीं मानेगा, समझ रहे हैं ना, कि आप नहीं कीजिएगा। ज़रूर आप एक दिन कीजिएगा, अभी आप मत कीजिए, नहीं मन है तो आप मत कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इतना सारा मेहनत करके मटेरियल दे रहा हूँ, इतना सारा क्वेश्चन, कौन इतना मेहनत करता है, समझ गए ना। तो अब इतना ही रह देते हैं।